53 आतंक का राज्य। बंधुओं, शोध यात्रा में जहाँ से कोई सूचना मिल जाती मैं उधर ही चल देता था। जगदलपुर में मुझे बताया गया कि भोपालपट्टनम के पास जहाँ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा मिलती है, वहाँ इंद्रावती और गोदावरी का संगम है और विश्वास किया जाता है कि भगवान श्री राम उस संगम पर आए थे। मैंने निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाना है। जब बस का पता किया तो बोले प्रातः 8 बजे बस जाती है, वो तो निकल गई। अब बस 2:30 बजे जाएगी, लेकिन 2:30 बजे वाली बस से जाना उचित नहीं है क्योंकि मार्ग आगे बहुत भयंकर है और नक्सलियों का बहुत डर है रास्ते में। मुझे लगा मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, नक्सली क्यों मुझे पकड़ेंगे, और कभी भेंट हुई भी तो उन्होंने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। बंधुओं, मैं 2:30 बजे की बस की तैयारी करके कार्यालय से निकल गया। कई मित्रों ने मना भी किया, मैंने कहा नहीं, एक दिन बचता है इससे। मैं 2:30 बजे की तैयारी करके गया, लेकिन इन बसों की भी स्थिति अजीब है। बस सरकारी थी, लेकिन इन बसों पर सरकार के नियंत्रण से भी कहीं ज़्यादा समय पालन की दृष्टि से सामान भेजने वाले व्यापारियों के और उनके एजेंटों को बहुत प्रभाव होता है। किसी का सामान जाना है, बस इंतज़ार कर रही है, खड़ी है, यात्री बैठे बैठे घुट रहे हैं, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर को तो उस सामान से पैसा मिलना है। नहीं चलता तो नहीं चलता, क्या बिगाड़ लेंगे आप उनका। खैर, किसी तरह बस 3:30 बजे चली। मुझे वहाँ की परिस्थिति का पता नहीं था। सुंदर जंगल, सुंदर सुंदर दृश्य, मैं तो बाहर देखने को उत्सुक था। प्रकृति के नज़ारे सच में बहुत लुभावने थे। कैसे कैसे पेड़, कैसे कैसे पक्षी। मेरे जो सहयात्री मेरी सीट पर बैठा था, वो मेरे से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे वो प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद आ रहा था। बंधुओं, थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम का नाम सुनते ही उस व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोला, भोपालपट्टनम? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? बोले, आप इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा क्या हुआ? तो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, यही दोबारा कहा, अच्छा भोपालपट्टनम, नए आदमी हो। अब मैं आशंकित हो गया कि आदमी भोपालपट्टनम का नाम सुनकर इतना चिंतित क्यों है। मैंने पूछा क्या है भैया? बोले बिल्कुल ही नए हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोले बहुत ठीक रास्ता नहीं है। मैं समझा रास्ता टूटा फूटा होगा, उबड़ खाबड़ होगा। उसने कहा ये लोग बस को फूंक देते हैं। और मैंने पूछा अच्छा, बस को फूंक देते हैं लोग? तो मैं समझा वनवासी फूंक देते होंगे। फिर उसने बातों बातों में बताया कि सरकारी कर्मचारी को तो जिंदा नहीं छोड़ते। और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है। यानी मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं। वो फिर मेरी तरफ बड़े प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा। फिर बोला, वन विभाग के किसी भी कर्मचारी को आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं और पुलिस के तो विशेष दुश्मन है। अब मैंने पूछा कौन? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं सोचता रहा ये आदमी मुझे डरा रहा है कि सचमुच ऐसी स्थिति है।
मेरे आगे एक पुलिस वाला सादे कपड़ों में बैठा था। हमारी बात सुनकर वो भी चिंतित हो गया और उसने मेरे से कहा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य था, कहाँ मैं मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पुलिस में भर्ती हो गया। यहाँ तो रोज़ रोज़ जान का खतरा रहता है, कोई बचाने वाला नहीं। अब मैंने अनुमान किया, जो पुलिस दूसरों की सुरक्षा करती है वो खुद इतनी असुरक्षित क्यों? लेकिन बंधुओं, स्थिति की गंभीरता मेरी समझ में आने लगी थी कि वास्तव में ये क्षेत्र बहुत खतरनाक है। रास्ते में जब जब बस कहीं रुकती थी छोटे गांवों में, सवारियां उतारती चढ़ाती, सामान उतारती चढ़ाती, तो मन में खीज होती थी कि बस इतनी देर रुकी क्यों है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ड्राइवर कंडक्टर को कुछ कह दे। बंधु, भैरवगढ़ आते आते अंधेरा हो गया और बस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई किसी को बात नहीं कर रहा था, सब लोग एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे थे। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा था, जो मुझे ये सब बातें बता रहा था, उसको संदेह हो गया कहीं मैं भी तो वो नक्सली नहीं हूं। हर आदमी एक दूसरे को नक्सली समझ रहा था और सब एक दूसरे से डरे बैठे थे। 9 बजे बस एक गांव में पहुंची और ड्राइवर कंडक्टर उतर कर चले गए और सारी सवारियां भी उतर के चली गई। मैं बस में अकेला बैठा था। थोड़ी दूर पर बस में 2 महिलाएं और बैठी थी। अब घर का माहौल तो था। मैंने महिला से पूछा, आप कहाँ जाएंगे? बोली, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, भगवान जाने। ना सोच ड्राइवर कंडक्टर का, जो हमारे थोड़े सी दूर पे हैं, और इन्होंने हमें यहाँ रोक दिया। कहाँ गए? बोले, ड्राइवर की ससुराल है, वो खाना खाने गया है। बंधु, अपने हाथ में तो कुछ था नहीं। लेकिन लगभग पौने घंटे के बाद ड्राइवर कंडक्टर आए। इसी बीच उन दोनों महिलाओं ने मेरे से पूछा, आप कहाँ जाएंगे? जब मैंने बताया भोपालपट्टनम जाऊंगा, तो वो भी एकदम अचंभित रहेगी, तुम एकदम नए आदमी भोपालपट्टनम जाओगे? बंधु, फिर मैं डर गया कि वास्तव में भोपालपट्टनम जाना जान का जोखिम है। लेकिन अब तो आ गया था, अब मैं कहाँ जाता? बड़ी परेशानी अनुभव हो रही थी। ड्राइवर कंडक्टर आए और उन्होंने फिर जिस स्पीड से बस चलाई, पहले तो उनका डर था, अब ये डर लगने लगा कि कहीं ये बस एक्सीडेंट नहीं हो जाए। सवारियां इक्का दुक्की थी। रास्ते में एक जगह जब गाड़ी रुकी तो सबके सांस बंद हो गए। लेकिन पता चला वो पुलिस चेक कर रही थी आने जाने वाले वाहनों को। बंधुओं, 11 बजे के आसपास बस भोपालपट्टनम पहुंची और ड्राइवर ने वो बस सीधे थाने के पास जाके खड़ी कर दी और बोला, उतरो सब, आ गया भोपालपट्टनम। मैं बस से अकेला उतरा, ड्राइवर कंडक्टर उतरे और वहाँ लाइट नहीं थी। इतना भयंकर अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अब मैं समझा कि भोपालपट्टनम कोई ठीक ठाक कस्बा होगा, नाम से दिखता था, नक्शे में था। बंधुओं, मैं जब चला अंधेरे में तो गलती से मैं जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। बोले, कहाँ जा रहे हो? भोपालपट्टनम। अरे बोले, मरोगे क्या, इधर तो जंगल है, भोपालपट्टनम तो उधर है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वापस मुड़ा, आया तो 2 व्यक्ति मुझे और मिले रास्ते में। उन्होंने मेरे से पूछा, कौन हो? भैया, यात्री हूं। तो वो मेरे से पूछते हुए डर रहे थे
और मैं उनसे पूछता हुआ डर रहा था। वास्तव में वो दोनों अध्यापक थे जो किसी अपने सहपाठी का इंतज़ार कर रहे थे जिसको वो पहचानते नहीं थे। तो मैंने पूछा, मैं यात्री हूँ, रात को रुकना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ? बोले हमें नहीं पता। वो भी डरे हुए थे कि पता नहीं कौन उनका जासूस हो। उन्होंने मुझे टाल दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दुकान खुली मिली मुझे। मैंने दुकान पे पूछा, भैया ऐसी ऐसी मैं यात्री हूँ, रात को रुकना चाहता हूँ। बोले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा होटल लॉज धर्मशाला? बोले यहाँ कुछ नहीं है, ये तो गांव है, कहीं और देखो। मैं बढ़ता चला गया लेकिन कोई आश्रय नहीं। फिर एक व्यक्ति मिला। मैंने पूछा यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर है? बोले हाँ है, आगे पेड़ के पास है। मैं पेड़ ढूंढता ढूंढता वहाँ गया। सरस्वती शिशु मंदिर का खूब गेट बजाया लेकिन वहाँ कोई होता तो आता। सौभाग्य से मैं आगे गया तो एक घर से लाइट जलती दिखाई दी। सन्नाटा, सूनी सड़कें, अंधेरा, कभी कभी कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने उस घर को खटखटाया। मैंने पूछा, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी का घर कहाँ है? बोले उनका तो नहीं पता, लेकिन प्रबंधक हैं, उनका नाम है बसंत ताटी, उनका घर आगे है। उन्होंने घर की मुझे पहचान बता दी। घर के सामने एक पेड़ है, एक चबूतरा है और छप्पर है। बंधुओं में अनुमान से चलता चलता वहाँ पहुँचा। मैंने ताटी जी के दरवाज़ा खटखटाया। सच पूछूं तो अंदर खुसर फुसर हुई लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। फिर मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी पत्नी आई। बंद दरवाजे में से पूछा, कौन हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं अयोध्या जी से आया हूँ, तीर्थ यात्री। यहाँ क्यों आए हो? कहा यहाँ बसंत ताटी जी का घर मुझे बताया गया और पूरा परिचय दो। मैंने कहा दिल्ली का हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो ताटी जी अपना पिछला द्वार खोलकर बैठ गए थे कि अगर नक्सलियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो वो वहाँ पीछे से निकल के भग जाएंगे, क्योंकि बसंत ताटी जी नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे। और रात को 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए तो बिल्कुल भय का वातावरण था। और समस्या ये थी कि वहाँ कोई किसी को बचाने नहीं आता। पुलिस भी केवल अपने आप को बचाती है, नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाती। जब उनकी पत्नी ने जाके बताया कि दिल्ली का कोई स्वयंसेवक है तो ताटी जी आए। उन्होंने दरवाज़ा झटके से खोला और मुझे तत्काल भीतर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने आतिथ्य पूर्ण किया, मुझे रात को भोजन कराया, सारी बात बताई कि आपको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो हमारी जान खतरे में है, आपको बाहरी व्यक्ति समझ के निश्चित रूप से आपकी हत्या कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? बोला आप मेरे घर पे सुरक्षित नहीं है। अगर उन्होंने मेरे घर पे धावा बोला, चाहे मुझे छोड़ दें लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या करना चाहिए? बोले मैं आपको कहीं और ले जाता हूँ। बंधुओं, एक वो आचार्य के घर, एकदम जो टीले पर जंगल में अकेला घर था, सुनसान सा, वो मुझे उसमें ले गए। रात को मैं वहाँ सोया। बोले यहाँ नक्सली नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं। मेरे घर पर पूरा डर है कि हमला हो सकता है। वो ताटी जी ने मुझे पूरी तरह सुरक्षित रखा और कड़ा निर्देश दिया कि जब तक दुकानें नहीं खुलें आप इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वो सचमुच उस दिन मैं कैद में रहा।
4 बजे दुकानें खुल गई। पता चला कि नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था। और बंद का आह्वान कैसे करते हैं वो? केवल एक जगह पर्चा चिपका देते हैं। एसपी, डीएम सब वहाँ आए, लोगों को आश्वस्त किया कि अपनी दुकानें खोलिए, कोई नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता। लेकिन बंधुओं, उनका एक पर्चा सारे प्रशासन पर भारी था और किसी ने डर के मारे दुकान नहीं खोली। उन्होंने 4 बजे तक का आह्वान किया था। 4 बजे दुकानें खुली और मैं 4 बजे के बाद बाहर आया। पता चला नक्सलियों ने उस रात एक पुलिस वाले की हत्या की और 2 थाने लूट लिए, हथियार लूट कर ले गए। एक एसडीएम का ऑफिस जला दिया और वहाँ टाइपराइटर और साइक्लोस्टाइल की मशीन और वहाँ जो पैसे थे वो लूट ले गए। फिर पता चला कि एक दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के एक मंत्री को मार दिया था, एक एसीपी को मार दिया था, डीएसपी को। उन्होंने बहुत हत्याएं की थी। अब मैं बाहर निकला तो पता चला कि जो बस पुलिस थाने पर खड़ी थी, पुलिस वाले उससे भी डरे हुए थे। उन्होंने पूछा ड्राइवर कहाँ है सुबह, तो ड्राइवर बचने के लिए स्नान करने चला गया तो मैं देर तक आऊँगा। पुलिस वालों ने दबाव दे के उसको बुलाया और कहा कि बस यहाँ से हटाओ। उसने कहा मैं कहाँ ले जाऊँ? बोले हमें नहीं पता कहाँ ले जाओ। वो ड्राइवर भी मिला। मैंने पूछा बस कहाँ है? बोले थाने वालों ने तो मना कर दिया, तो मैं जंगल में एक शिव मंदिर के पास छोड़ के आया हूँ। एकदम जंगल में सुनसान में लावारिस बस छोड़ कर आया हूँ और भगवान शिव से प्रार्थना करके आया हूँ कि मेरी बस को बचाना, मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊँ। बंधुओं, जहाँ ऐसी परिस्थिति हो वहाँ मेरे जैसे शोधार्थी की क्या सुरक्षा है? वास्तव में इन परिस्थितियों में, उन क्षेत्रों में जाना अपने आप में पागलपन है। लेकिन मैंने वो पागलपन किया। लेकिन सबकी रक्षा तो भगवान करते हैं। हनुमान जी महाराज ने मेरा वहाँ बाल भी बांका नहीं होने दिया और मैं वहाँ की उचित जानकारी लेकर आगे महाराष्ट्र में चला गया। जय सीताराम।